Jai students and welcome to the official YouTube platform of Nimbus Defense Academy. My name is Akshay Patania and आज हम बात करेंगे लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी फॉर द CDS एग्जामिनेशन. स्टूडेंट, जब हम एग्जाम के लास्ट मोमेंट्स में आ जाते हैं ना, उस समय के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं ना अपनी प्रिपरेशन, उस समय डाउट्स नहीं होते मन में. उस समय ये होता है कि हाँ समय है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जो अच्छा लगता है वो करते हैं. लेकिन आप लास्ट के कुछ समय में अपनी गलतियां नहीं कर सकते. इसीलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया. मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा. इट इज़ गोइंग टू ए क्विक वन, जहां पे मैं आपको लास्ट 20 डेज में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह के मॉक टेस्ट देने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. और वीडियो के एंड में आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट है. पता ना एसेट क्या होता है? समथिंग दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू. तो वो एक एसेट है जो आपको ऑफर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. नॉट एट ऑल ए प्रमोशनल वीडियो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर वेलफेयर. तो हम यहाँ पे बात करेंगे CDS की स्ट्रेटेजी को लेकर. तो स्टूडेंट्स, CDS का जो एग्जामिनेशन है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे OTA के लिए, ठीक है. और OTA की जो इफेक्टिव कट ऑफ थी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम, ठीक है, फॉर बॉयज या जो मेल कैंडिडेट्स आप कहते हैं, उनमें 95 मार्क्स प्लस जितने भी मेरे को बताया है सारे क्लियर है, ठीक है. और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसी में आप 10 मार्क्स ऐड कर लो. 105 से नीचे गर्ल्स का काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अब कट ऑफ जो बनती है बॉयज और गर्ल्स के दोनों अलग अलग है. अब इसमें OTA में आपके सेक्शंस कौन कौन से हैं? यू हैव टू अपेयर फॉर 2 पेपर्स. वन इज इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स वन इज GK. अब इन दोनों पेपर्स में आपको ध्यान रखना है कि 50-50 मार्क्स लेकर नहीं आने. अगर आपका टारगेट 100 है, आपको दोनों पेपर्स में अपना अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा. आई हैव क्वालिफाइड CDS 7 टाइम्स, ठीक है, एंड टुडे आई एम अ टीचर ऑफ GK. बट मुझे पता है अगर मुझे OTA क्वालिफाई करना है तो मुझे इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. स्टूडेंट्स, किसी भी हालत में आप 65 से कम स्कोर नहीं कर सकते. आपको 65 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा इंग्लिश में. और किसी भी हालत में आप 30 से कम नहीं स्कोर कर सकते GK में. आपको पता है कि हाँ 20 नंबर से भी यहाँ काम बन जाएगा, 20 नंबर से भी यहाँ काम बन जाएगा, ठीक है. लेकिन वो कैसा काम बनेगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा. तो ये आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए इंग्लिश को लेकर, और ये होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन GK को लेकर. अब इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स आपका लगेगा. क्या है नॉर्मल मैथमेटिक्स? बताओ. यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके 70 आ रहे हैं तो यहाँ आप 25 भी अफोर्ड कर सकते हो. अगर यहाँ पे आपके 75 आ रहे हैं तो यहाँ पे 20 भी अफोर्ड कर सकते हो. 20 के नीचे मत जाना. क्यों नहीं जाना 20 के नीचे? क्योंकि 20 के नीचे आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो GK की क्लियर नहीं होगी. आप भले ही फिर 115 स्कोर कर लो, यहाँ पे 100 ले आओ, यहाँ पे 15 ले आओ, नहीं होगा आपका OTA क्वालिफाई, ठीक है. तो ये होगी आपकी क्वालिफिकेशन सिनेरियो फॉर OTA, ठीक है. गर्ल्स लिए थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा. तो ऑब्वियसली बात है कि गर्ल्स को यहाँ पे +5 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी +5 करना पड़ेगा. अगर हाँ +10 कर सकते हो, ठीक है, फिर कोई जरूरत नहीं है, 30 में यहाँ काम बन जाएगा. बट यू हैव टू टारगेट जो आपका स्कोर है. और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये हमारे ना माइंड में एक हल्की कैलकुलेशन होती है. कैलकुलेशन जैसे ही पेपर खुलता है ना, वैसे ये चेंज हो जाती है. अगर पेपर ईजी है तो मैं कह रहा हूँ आपको 105 भी जाती थी कट ऑफ. नॉर्मली 105 गर्ल्स के लिए नहीं, नॉर्मली ही 105 कट ऑफ जा रही है आउट ऑफ 200. और अगर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपकी आ जाती है IMA के लिए, AFA के लिए एंड INA के लिए, ठीक है, तो आपको पता है कि INA की कट ऑफ कम जाती है, AFA की बहुत ज़्यादा जाती है, IMA की इनके थोड़ा बीच में रहती है. तो स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन को लेकर चलो. मैथमेटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें एक्यूरेसी के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप उसी ऑप्शन को टिक करते हो जो आपको सॉल्व करके मिला है, ठीक है. तो यहां पे कोई भी अच्छा कैंडिडेट 45 प्लस स्कोर कर सकता है, कोई भी अच्छा कैंडिडेट. और अगर आप 45 वहां स्कोर करते हो, 65 यहां स्कोर करते हो, 30 यहां स्कोर करते हो, तो स्टूडेंट्स आपका पेपर क्वालिफाई है. आप बोलोगे कि मेरी तो GK बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. अगर GK ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन मिलेगा मार्क्स कम करने का. बट स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन अपने माइंड में रखना, ठीक है, तभी आप सारे पेपर क्वालिफाई कर पाओगे. IMA AFA प्रेफरेंस है तो बेटा 135 प्लस जाना पड़ेगा. 140 प्लस भी जाना पड़ सकता है किसी सिनेरियो में. 145 प्लस भी कट ऑफ जाती थी एक समय के ऊपर,
ठीक है, तो ये आपके सबसे बेसिक कैलकुलेशन है, इसको माइंड में रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, व्हाट टू डू हियर। स्टूडेंट्स, spend at least 3 days or each day at least 3 hours on grammar। ठीक है, ग्रामर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आई नो, ठीक है, लेकिन 3 दिन लगा के ग्रामर को सारा रिवाइज कर लो, सारा का सारा जो ग्रामर है उसकी क्या कर लो, रिवीजन कर लो। आपको पता है और कुछ होना हो 10 क्वेश्चंस आपके आने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है, तो इन 3 दिन में से एक दिन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन पे लगना चाहिए। समझ गए, सिर्फ एक दिन किस पे लगना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी भी नहीं हटे हैं, हर साल ये क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ रहे हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करना ही करना है। एक ये चीज, इन 3 दिनों में एक दिन आपने फिर करना है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये स्पीच वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। और बाकी फिर जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट वगैरह, या जो बेसिक रूल्स आपको इंग्लिश में आपके टीचर्स ने सिखाए आप उनको रिवाइज करो, लेकिन बेटा 3 दिन लगाओ इन चीज़ों को रिवाइज करने के ऊपर। जैसे ये चीज़ खत्म हो जाती है मॉक्स पकड़ लो, और मॉक से ही आपकी वोकेबलरी होगी, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको वोकेबलरी को रिफाइन करना है, इट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। तो जितने भी आपके पिछले 10 सालों के मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, 20 दिन है ना, 10 साल का मतलब क्या है, 20 पेपर है, इतने पेपर कर लोगे। इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके अलावा जो आपके क्लोज टेस्ट है वो तो सबसे बेसिक चीज़ें हैं। सब्जेक्ट का जो जो आपका जो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, जो आपके वर्ड्स अरेंजमेंट होते हैं, ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपने गलती नहीं करनी है। तो अगर आपको इसमें अपनी रिफाइनमेंट चाहिए तो इट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। आप सोचोगे कि हाँ वहाँ जाऊँगा एकदम से ऐसे कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। देखो इंग्लिश पेपर ईजी होता है, क्योंकि मेरे जैसा आदमी जिसको ग्रामर के रूल्स नहीं पता है, अगर वो भी अपने पेपर देते हुए कॉन्स्टेंटली 75 प्लस स्कोर कर सकता है, तो स्टूडेंट्स वाई नॉट यू। मैं तो हैबिचुअल रीडर भी नहीं था, ठीक है, पेपर से पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था फॉर द सेक ऑफ करंट अफेयर्स, एनसीईआरटीज पढ़ता था, बट हाँ पेपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, कोई वर्ड मिलता था उसके मीनिंग में लिखता था, एंड दिस हैज़ वर्कड रियली फाइन फॉर मी। तो आपके लिए भी चीज़ काम करेगी, लेकिन लास्ट के 20 दिन में ना आपने सिर्फ खुद को रिफाइन करना। आप खुद में कोई नई स्किल नहीं डाल सकते। लैंग्वेज यार लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 20 दिन में कहाँ से आप लैंग्वेज सीखने जाओगे। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि रिवाइज ग्रामर, ठीक है, नहीं आती है तो बेटा इतना टाइम स्पेंड करो, 9 घंटे लगोगे ग्रामर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी चीज़ें आपने काम करनी है, साथ में अपने पार्ट्स और स्पीच के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के ऊपर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी आपने सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल के क्या करने हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। लेकिन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि पेपर किया, आंसर चेक किए, सर पकड़ा, नहीं आ रहे नंबर और छोड़ दिया, ठीक है, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम। आप इसकी एनालिसिस करो, जो चीज़ पता है शॉर्ट है उसको भी देखो कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन सही हो गया है तो क्या मेरा लगाया हुआ लॉजिक सही था, ठीक है। क्योंकि कई बार ना हमें फेक होप भी मिल जाती है ना। कौन सी फेक होप मिलती है बताओ, कि तुक्का मारा, तुक्का सही बैठ गया, अरे हाँ सही सोच रहा था मैं, है ना। तो ये जो चीज़ है क्या हो सकती है, पेपर में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम जीके के सब्जेक्ट की। अब जो जीके का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, ठीक है, इसमें सिंपल सी चीज़ जो आप अगर ध्यान रखोगे तो आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को पिक करो। आप कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं आपके, जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा कोर सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस का। अगेन मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि मेरे भी पेपर जब स्टार्टिंग में 2 बार नहीं निकला CDS, ठीक है, तो इट वॉज बिकॉज कि मेरे साइंस के ऊपर कमांड नहीं थी। स्टूडेंट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी, ठीक है। अब मेरे को सबसे आसान लगता था केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और फिजिक्स मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। लेकिन 2 चैप्टर लाइट एंड साउंड, ये दोनों मेरे को ईजी लगते थे, तो मैं हमेशा से मैंने इन्हीं 2 चैप्टर्स को करके अपना सब कुछ कर लिया हुआ है, ठीक है। और एक बार कुछ आखिरी के अटेम्प्ट्स में मैंने वो जो मोशन वाला चैप्टर था, जो ग्रेविटेशन था, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश करी। छोटे मोटे फॉर्मूलाज मेरे को याद रहेगा, न्यूमेरिकल्स आए मैंने कर लिए, ग्राफ्स आए मैंने कर लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अगर आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा लूज टॉपिक कौन सा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे दिन भी आए हैं जब फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, और ऐसा भी है जब बायो के 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है।
कभी केमिस्ट्री कम क्वेश्चन आया, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आपको साइंस आनी है और साइंस इफेक्टिवली आपको 20 से 25 क्वेश्चन, इवन ज़्यादा क्वेश्चन आपको साइंस ला के देगी। तो साइंस इज योर फर्स्ट कोर सब्जेक्ट। आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी डिग्री है, साइंस इज नॉन नेगोशिएबल है। सेकेंड इज स्टूडेंट्स ज्योग्राफी। जो सेकेंड सब्जेक्ट आपको याद करना है या आपको रिवाइज करना है, दैट इज ज्योग्राफी। इसमें आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो ज्योग्राफी है, ठीक है, इसमें आपको पता है सोर्सेस आपने, आई होप आपने अच्छी फॉलो कर रखी होंगी। 10th क्लास की एनसीईआरटी और साथ में 11th क्लास की दो एनसीईआरटीज आती हैं। 3 एनसीईआरटीज हैं आपकी। इनको फटाफट से, अगर आपने कोई और सोर्स भी पढ़ा हुआ है, मैं तब भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्योग्राफी को करने के लिए आप फटाफट से इन एनसीईआरटीज को रिवाइज करो। मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि आप सबने 11th पढ़ी होगी, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी तक 10th क्लास की एनसीईआरटी को कभी हाथ नहीं लगाया होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़रा स्पेशल चैप्टर्स हैं जो आपको करने चाहिए, जो आपके लिए मार्क्स बूस्टर बनेगा। मिनरल्स, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ मिलते हैं आपको, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज एंड ऑल, सॉइल का टॉपिक, ये सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। बाकी 11th तो आपको पता है कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, तो ये चीज़ तो है। ये तो ज्योग्राफी इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगला सब्जेक्ट जिसको आपने यहाँ पे वेटेज देनी है स्टूडेंट्स, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स को अगर आप लास्ट के 1 वीक के लिए भी रखोगे तब भी ये कोई ब्लंडर नहीं है आपके लिए, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको समझने नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स रटने हैं, तो आपका आखिरी का जो 1 वीक है तब भी करंट अफेयर्स में काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है करंट अफेयर्स के अंदर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि लास्ट 5 मंथ्स आपने यहाँ पे कवर करने हैं। अब लास्ट 5 मंथ्स कौन से हैं, सिंपली आपको बोल रहा हूँ, फेब से लेकर अक्टूबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब। अगर आपने ये 5 मंथ्स कर लिए तो आपका करंट अफेयर सॉर्टेड है। स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए डिफेंस के ऊपर। आपको पता है कि डिफेंस के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ठीक है। तो डिफेंस आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, फिर आएगा आपका स्पोर्ट्स, ठीक है। और इस साल या इस वाले अटेम्प्ट में आपको ऊपर से बजट भी पढ़ना है और साथ में आपको सर्वे के भी कुछ की फाइंडिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपकी मेन कैटेगरी है, ठीक है, किसकी, करंट अफेयर्स की। डिफेंस, स्पोर्ट्स, पढ़ना सब कुछ ही है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना है, क्योंकि टेंडेंसी टू बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स इज मच हायर, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है पॉलिटी। पॉलिटी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है पूरी की पूरी जीके के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे भी मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व कर रखी है कि कोई एस्पिरेंट टर्न टीचर होता है। सपोज कोई एस्पिरेंट था, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था, उसको टीचर बनना है। तो हम बोलते हैं क्या पढ़ाना चाहते हो आप जीएस में, तो मैं कह रहा हूँ 80% जो लोग हैं वो पॉलिटी पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटी के ऊपर बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से कमांड बन जाती है। तो मैक्सिमम लोगों को पॉलिटी ईजी लगती है, पॉलिटी को फटाफट से रिवाइज करो। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी है जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है रिवीजन के लिए, और साथ में स्टूडेंट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। हाँ, अब पीवाईक्यूज तो ज्योग्राफी के लिए भी है, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, और पीवाईक्यूज तो साइंस के लिए भी है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है आपको सबसे अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं सिलेबस को लेकर, इवन कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं वो चीज़ें बार बार पेपर में पूछी जा रही होती हैं पास्ट में, तो आपको लगता है कि यस आई एम गोइंग ऑन अ राइट पाथ। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है, हिस्ट्री इज ऑप्शनल। अगर आपके इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है, साइंस फाड़ है आपकी, ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप पूरी भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप मॉडर्न को फटाफट से रिवाइज कर लें। जितनी भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है आप उसको रिवाइज करें, ये आपकी अगली प्रायोरिटी। देखो मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे ये प्रायोरिटीज है आपकी, ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से सेट करोगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है आपकी एंशिएंट की, एंड देन आएगी आपकी प्रायोरिटी मिडेवल की, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री। अब अगर मैं बोलूँ कि आपको टॉपिक्स चूज करने हो, तो स्टूडेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री में चूज ऑल टॉपिक्स। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक है इंडस वैली, और स्टूडेंट्स एक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, थोड़ा समय बचता है तो आई वुड वांट कि आप एनसीईआरटी का एक चैप्टर है ऑन महाजनपथ्स,
आप इसको भी रिवाइज कर लो, लेकिन अगेन मैं इसके लिए भी साथ में ओ लिख रहा हूँ, यानी कि ऑप्शनल है, ठीक है। मीडिएवल में अगर आपने टॉपिक्स करने हैं तो विजयनगर करिए, विजयनगर एंड बामनी किंगडम, इसकी पूरी की पूरी स्ट्रगल, ठीक है, फ्यूचर क्या रहता है इसका। फिर आप करिए भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। और अगर समय बचता है स्टूडेंट्स तो अकबर के बारे में ज़रूर पढ़िए, साथ में आप ज़रूर पढ़िए मराठास के बारे में, ऊपर से, डिटेल में नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मीडिएवल में कर सकते हैं, फिर आप बाकी एंशिएंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने हर एक पार्ट के टॉपिक्स हैं आपको मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करके बता दिए हैं, लेकिन अगेन प्रायोरिटी कैसे होनी चाहिए, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा आता है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स। आई नो मल्टीपल लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे होंगे इकोनॉमिक्स को, वो छोड़ने की ही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको याद होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है, जिसमें खास करके आपका प्लानिंग प्रोसेस, पूरी की पूरी भारत की जो प्लानिंग रही है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे हैं, और इसके अलावा आपके मैक्रो के टॉपिक। अब मैक्रो के टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पार्ट से आते हैं, ठीक है, बहुत सॉर्टेड है। सबसे पहले आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड साथ में फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये दो टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। और बाकी इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये मत भूल जाना कि प्लानिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के स्पेसिफिक, आप उसको भी कर सकते हैं, साथ में इन्फ्लेशन उसको भी कर सकते हैं, साथ में पॉवर्टी। अब ये सब टॉपिक कहाँ मिलेंगे आपको स्टूडेंट्स, ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटी, ठीक है। कई बार 12th में पढ़ाते हैं, कई बार 11th में पढ़ाते हैं, देख लेना इंडियन इकोनॉमी की एक ही एनसीईआरटी होती है। मेरे टाइम में 11th में थी, अभी शॉप्स में जाओ तो कहते हैं 12th में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एनसीईआरटी है, बड़ी प्यारी एनसीईआरटी लेटेस्ट डेटा के साथ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका पूरा का पूरा जीके का सिलेबस, और इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ, इसको छोड़ सकते हो काफ़ी हद तक, ठीक है। नहीं आता तो मत उलझना, इसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर कोई, याद रखना, आप इनमें से दो चीज़ों से ऊपर नहीं छोड़ सकते, और किसी भी हालत में आपको साइंस और ज्योग्राफी नहीं छोड़नी है, ठीक है। किसी भी हालत में आपको साइंस और ज्योग्राफी नहीं छोड़नी है, ये चीज़ आपने याद रखना है। साइंस एंड ज्योग्राफी आर नॉन नेगोशिएबल, ये करने ही करने हैं। इसके अलावा हाँ, कुछ पॉलिटी को चॉइस बना सकते हैं कि पॉलिटी छोड़नी है, कुछ इकोनॉमी को बना सकते हैं, वो सब आपकी प्लानिंग है, आप कैसे कर सकते हो। दो चीज़ें कॉमन रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सबको रिवाइज करो। याद रखना, स्टार्टिंग के मेरे जो एग्ज़ाम मैं बताया था आपको कि क्वालिफाई नहीं हुए थे, वो इसलिए थे क्योंकि मैं पढ़ता जा रहा था, मैं उसको रिफाइन नहीं कर रहा था। और रिफाइनमेंट के लिए क्या चाहिए आपको, एक चाहिए आपको रिवीजन, दूसरे चाहिए आपको PYQs, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। इसके लिए एक सिंपल टिप है कि जो गलती सबसे बड़ी करते हो वो ये है कि आप एडवांस को कम पढ़ते हो अरिथमेटिक्स से, लेकिन असली कहानी यही है कि अगर CDS में टारगेट पूरा करना है नंबरों का, तो एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा। अरिथमेटिक तो चलो बेसिक है, जिसने भी FCAT के लिए पढ़ा हुआ है वो तो अरिथमेटिक जानता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस सारे लोग, समय मिलता है क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एडवांस के ऊपर फोकस करो, एडवांस में आपको पता ही है सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है। बोनस स्टैट्स, 7 से 8 क्वेश्चन आने ही आने हैं स्टैट्स के, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी। आप टाइम कैसे डिवाइड करें, ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरी जो सुझाव है वो यही रहता है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को, जब आप पेपर के पास पहुंचते हो, आप तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दें, ठीक है। तो इंग्लिश हर दिन आपने करनी है, अगर आपका एक बार ग्रामर वाला पार्ट रिवाइज हो जाता है तो फिर आप 2 आवर्स दें मॉक को, ठीक है, और 2 आवर्स दें एनालिसिस को।
एटलीस्ट, ठीक है। किस दिन ज़्यादा भी, किस दिन कम भी होगा, किस दिन जल्दी एनालिसिस हो जाएगी, क्योंकि उस दिन पेपर आपको सिंपल लगेगा, कोई 1 साल का पेपर होगा जो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो वैसा हो जाएगा वो, ये आपका इंग्लिश में डिवीजन होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जीके में अगर मैं आपसे बात करूँ तो जीके तो अगर तो पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हर दिन जीके को कम से कम 4 से 5 घंटे देना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन अगर रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो 3 to 4 आवर्स में भी आपका जो काम है वो चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना रिवीजन के लिए आपको टाइम देना ही देना है। हाँ, अगर आपका टारगेट सिर्फ OTA है तो यहाँ पे +1 कर लो आर, और अगर आपका टारगेट OTA ही है अगेन तो यहाँ पे +2 कर लो, क्योंकि 10 घंटे तो भाई पढ़ ही सकते हो, ठीक है। 10 घंटे पढ़ने में दिन में कौन सी मौत पड़ रही है, इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। श्रद्धा है तो और पढ़ लो, लेकिन मैथ्स के लिए, ठीक है, मैं सिंपल बोलूँगा, मॉक्स देना शुरू करो। इसमें भी 2+2 का रहेगा, 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे की एनालिसिस, ठीक है। तो 2 घंटे आप इसमें ऐड कर लो। अगर आप बोलोगे कि मैं 16 घंटे पढ़ लूँगा, 18 घंटे पढ़ लूँगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कर ही नहीं सकते, तुम इफेक्टिवली नहीं कर सकते। ये या तो तुम्हारी हैबिट हो, ठीक है, हाँ, तो तुम 14 तक पुश कर लोगे, लेकिन 14 आवर्स पढ़ना यार, 10 घंटे बहुत कम होते हैं, हर दिन थोड़ी कर पाओगे। 8 घंटे सोना भी पड़ेगा, तभी 14 घंटे काम कर पाओगे। 2 घंटे खाओगे, घूमोगे फिरोगे, बीच में फ़ोन चलाओगे, रीलें देखोगे, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा उसके अंदर। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप 12 घंटे ज़्यादा खींच सकते हो, वो आपके हिसाब से। अगर आपके चारों सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी, अगर आपके तीनों सब्जेक्ट हैं तो 4 मैक्स टू मैक्स 5 यहाँ खींच लो, ठीक है। 10 घंटे के अंदर अपना काम निपटाओ। स्लो हो रहे हो तो 2 घंटे और बढ़ा दो, 14 घंटे नहीं कर पाओगे, 12 घंटे इफेक्टिवली पढ़ लोगे दिन के अंदर रिवीजन के समय के ऊपर, तो ठीक है। संडे को थोड़ा और एक्सटेंड कर लो 1-2 घंटे, लेकिन इफेक्टिवली यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ये आपकी सबसे बेस्ट चीज़ें हैं जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैंने लास्ट में कहा था कि एक आपके लिए एसेट है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, वो ये है कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉक प्रैक्टिस करते रहो। आपको निम्बस डिफेंस एकेडमी की तरफ से हम यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो शेड्यूल है, ठीक है, वैसे तो पहले शुरू हो चुका है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर है क्या है, ठीक है। इसके अंदर इंग्लिश के 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है। इसके अंदर मैथ्स के भी 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है। आप लास्ट पेपर देखोगे, हमारा पेपर देखोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, ठीक है। जीके के भी 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ठीक है। अब ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आपको अपने स्कोर का आइडिया लग जाता है। आप एक अटेम्प्ट कितना कर सकते हो, आप कितने मार्क्स आपके बनेंगे, वो आइडिया आपको यहाँ पे लग जाता है। लेकिन इसके अलावा हम हमेशा से ऑफ़र करते हैं साथ में आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपका जो पॉलिटी है, जो ज्योग्राफी है, ठीक है, साथ में साइंस है, ठीक है। अब ये जो है, इसके भी 2 मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, इसके भी 2 मॉक टेस्ट देते हैं, इसके भी 2 मॉक टेस्ट देते हैं, साथ में हिस्ट्री के भी 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हैं, इससे 100 क्वेश्चन वाले, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 5 महीने करंट अफेयर्स कवर होंगे उसके अंदर। और इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट रह रहा है यहाँ पे, क्या रह रहा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, यस, इकोनॉमिक्स का भी एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इनकी वेटेज के हिसाब से कि जितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप 8558 000 616 पे आप कॉल करिए, और इस नंबर के ऊपर आपको जो हमारे काउंसलर्स हैं वो आपको अटेंड करेंगे, वो आपको सिंपली एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। और उस ग्रुप से आपको जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दे रहे हैं हम, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। उस गूगल ड्राइव के लिंक में सारे के सारे फोल्डर वाइज, ठीक है, अब जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, उनके PDF आपको मिल जाएंगे, जो नहीं है वो फिर आपको उसके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आखिरी टेस्ट चलेगा 8 अप्रैल तक, ठीक है, ताकि आप भी रिवाइज करते रहो, साथ में आपको आंसर की हर एक चीज़ आपको जो है उसके अंदर मिलेगा, और ये सब कुछ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल वी एक्सपेक्ट इज़ कि आपको एक पॉजिटिव फीडबैक आए इस वीडियो के ऊपर, आप अपने कंसर्न्स यहाँ पे लिखें, कोई और चीज़ अगर आपको पूछनी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। बाकी क्योंकि पेपर का समय आ चुका है, आप लोग मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, और बहुत सारी क्लासेस रिवीजन के पर्पज़ से हम यहाँ पे आपके सामने लेकर आने वाले हैं। जैसे आपको मैं कह रहा हूँ ना कि हम
सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं यहाँ पे, हम सेक्शन अगर ले रहे हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको क्लासेस भी यहाँ पे मिलेंगी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। पढ़ाना इस समय के ऊपर मुश्किल है, तो पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी। बाकी जो भी मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पे होंगे उन सब की डिस्कशंस आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है।